नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये है नारी शक्ति हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम उन नारी विभूतियों से आपका परिचय कराते हैं, रूबरू कराते हैं जो कि लगातार बहुआयामी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और समाज में अग्रणी योगदान प्रदान कर रही है। तो आज हम ऐसी ही दो नारी शक्तियों से आपका परिचय कराएंगे जो समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में लगातार अपना कार्य करते हुए एक प्रेरणादायी स्रोत बनती नजर आ रही हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर रेखा भटनागर जी। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और रेखा जी के बारे में विषय में आपको बता दूं कि जैसा उनका नाम है रेखा, तो आप रेखांकन के माध्यम से नए नए आयाम गढ़ती हैं। आप नाम का जो चित्रण करती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से नाम से पेंटिंग होती है। साथ ही आप बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, साहित्यकारा हैं और नारी सशक्तिकरण की दिशा में आप लगातार निरंतर कार्य कर रही हैं। और अगली नारी शक्ति हमारे बीच मौजूद हैं सरोज दवे जी, और आप हिंदी की व्याख्याता हैं, साथ ही आप समाज सेविका हैं और लेखिका हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज हम बात करने वाले हैं साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और साथ ही चित्रकला के माध्यम से किस तरीके से समाज सेवा की जा सकती है, उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर रेखा भटनागर जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। रेखा और रेखांकन दोनों ही आपसे जुड़े हुए हैं और शब्दों से रेखांकन करते हुए आपने एक नाम कमाया है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप कार्य कर रही हैं। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि यहाँ से आपको चित्रांकन और रेखांकन के माध्यम से समाज सेवा भी करना है और ये कार्य हो सकता है? मैं जब बहुत छोटी सी थी, महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्मी हूँ और तालों के ताल भोपाल में ब्याही हूँ। तो मुझे दोनों ही परिवार में कला से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे बड़े भाई डॉक्टर विष्णु भटनागर जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, तो मैं उनकी कविताओं को शिव मंगल सुमन जी और भी वरिष्ठ कलाकारों के साथ में देखा सुना करती थी। और पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी ने मुझे कला की प्रेरणा दी, तो द्यू विष्णु का गुरु जी का मेरे को आशीर्वाद मिला और सर ने तो इतना आगे बढ़ा दिया कि तू एक रेखा चित्र नहीं, चित्र बना के जाओ उषा का पत्र लेखन, वो मैं तेरे को ना विश्व ख्याति प्राप्त करा दूंगा। मैंने बोला कैसे? तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ ह्यूस्टन, बर्लिन, स्टाटेन, आयरलैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो बस तेरा चित्र वहाँ पहुँचेगा। तो भाई वहाँ पहुँच के और न्यूयॉर्क आर्ट गैलरी में वो आज प्रदर्शित है। तो एक इस तरह से हमें एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उन्होंने करा दी कि वरिष्ठ कलाकारों के साथ हमें भी अवसर प्राप्त हुआ और उनसे कला की शिक्षा ली। जब वो नहीं रहते थे तो डॉक्टर विष्णु भटनागर जी से लिया करते थे। तो बिल्कुल दो विष्णु का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, जो एक इनके बड़े भाई हैं विष्णु भटनागर जी और दूसरे मालवा की कला विभूति जिनको आप सभी जानते हैं पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी, जो कि अगर मध्य प्रदेश की हम धरोहरों की बात करें तो भीमबेटका के जो भित्ति चित्र हैं उनको किस तरीके से सृजनात्मक तरीके से उल्लेखित किया है, उस किताब पर भी हम चर्चा करेंगे। रेखा जी की बहुत सुंदर वो किताब है। हमारे साथ सरोज दवे जी भी हैं और सरोज जी हिंदी की व्याख्याता तो हैं ही, लेखिका भी हैं और साथ ही समाज सेवा की दिशा में भी आप कार्य कर रही हैं। सरोज जी, रेखा जी से तो हमने बात की और नारी शक्ति पर भी आप बहुत कुछ लिखती हैं, उनके लिए कार्य करती हैं। क्या कविता के माध्यम से और इन शब्दों के माध्यम से आप अपने बारे में बताना चाहेंगी, किस दिशा में आप कार्य कर रही हैं? मुझे शुरू से ही लिखने का तो शौक था जी। बचपन में शादी हो गई। मैं स्कूल भी 8वीं में, समझ लो मेरा 30 अप्रैल को रिजल्ट आया ससुराल में। 11वीं तक मैं 15 लोगों का काम करके घर से खाना वाना बना के, और गाय भैंस भी थी घर में, सब करके स्कूल गई। उसके बाद मैंने प्राइवेट पूरा पढ़ाई की जी, एमएड वगैरह जो भी सब किया वो। लेकिन एक दिन चाय बना रही थी, बनाते बनाते मैंने कविता गुनगुना रही थी, तो मेरा भाई आया, दयाशंकर उपाध्याय डीएसपी है जी। उन्होंने कहा तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना अच्छा लिखती हो। मैंने कहा मेरे पास तो बहुत लिखा पड़ा है। बस उसी रोज से मैं लेखन कार्य में जुड़ गई और लिखती तो थी काफ़ी जी। उससे लिखने लगी और लिखते लिखते ये आज आप तक आ गई। और मुझे महिलाओं के अंदर इतनी भावनाएं छुपी रहती है पर वो व्यक्त नहीं कर पाती है, तो मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं सोचती हूँ कि उनके मन की भावों को उकेरूँ और बाहर लाऊं कि वो भी कुछ करे।
बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई है और गुप्त रूप में, सुप्त रूप में पड़ी हुई है। तो मैं वो कार्य करती हूँ कि महिलाओं को आगे लाऊं, उनको जागृत करूं, उनकी भावनाओं, उनके पास जो कला है उसका प्रचार प्रसार हो, ये मेरे भाव रहते हैं। बिल्कुल, तो आज आपके कुछ भाव भी हम कविताओं के माध्यम से सुनना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगी, कौन सी कविता आप सुनाना चाहेंगी नारी शक्ति पर? बिल्कुल, मैं एक कविता सुनाती हूँ वर्तमान में। उसमें, मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ, माँ, बहन, पत्नी, दादी, नानी, यह मेरे रिश्ते हैं, यह मेरा सुंदर स्वरूप है, यही मेरा रूप है, क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ। हर स्वरूप में मेरे रिश्ते नाते हैं, हर स्वरूप में मेरे रिश्ते नाते हैं, और वही मेरा सौंदर्य है। वाह। मैं अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में आई और दूसरों को मैंने अपना बनाया, क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ, परायों को अपना बनाती हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ। मेरे परिवार में, जलीधी में पड़ा परिवार को मैं खींचती हूँ और तट पर लाती हूँ। मैं स्वयं पतवार बनती हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। सदाचार संस्कार मुझसे है, सदाचार संस्कार मुझसे है। मैं 7 फेरों में सधी और संस्कृति में बंधी। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ, और बहुत सुंदर। और जैसा कि रेखा जी और सरोज जी ने बताया कि बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, लेकिन उसके बाद परिवार का सपोर्ट मिला और भारतीय संस्कारों के साथ साथ वो आगे पली बढ़ी। और किस तरीके से नारी विमर्श पर बात करते हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक बेटी जब संस्कारवान परिवार में पलती है तभी उसे समझ में आता है कि हमें समाज के लिए क्या कुछ करना है। जो हमने कुरीतियां देखी हैं उनको हमारे समाज में आगे नहीं बढ़ने देना है। कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आती हैं कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दर्द का एहसास हो तो रोती है बेटियां, दर्द का एहसास हो तो रोती है बेटियां, और बेटा तो लाज रखेगा बस एक ही कुल की, बेटा तो लाज रखेगा बस एक ही कुल की, 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियां। तो ऐसी ही 2 बेटियां नारी शक्ति के रूप में आज हमारे बीच मौजूद हैं। और रेखा जी से हम चर्चा कर रहे हैं। रेखा जी, जिन गुरुओं के सानिध्य में आपने शिक्षा दीक्षा हासिल की और आज आप एक ऐसी सशक्त नारी के तौर पर आप हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस नारी शक्ति कार्यक्रम में प्रेरणा के रूप में आपको देख रही हैं। हमने सुना है कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो निःशक्त जन हैं, जो कि दिव्यांग हैं, उनको भी आप समर्थ बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उनको आप ये रेखा चित्र सिखाती हैं और साथ ही उनकी प्रदर्शनी ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में, बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाती हैं। उस दिशा में किस तरीके से आप कार्य कर रही हैं? मैं एक कहना चाहिए, जो अपनी कला है, जैसे हमारे कला गुरु थे पद्मश्री विष्णु वाकनकर जी और डॉक्टर विष्णु भटनागर जी, और हम लोग एक क्लास थी उसमें जाया करते थे। और मैंने भी एक छोटा सा अपने घर में कला का क्षेत्र बनाया हुआ है। वहाँ कुछ बच्चों को लेके मैं सिखाया करती हूँ, और बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि निःशक्त बच्चे और मूक बधिर और मेंटल बच्चे, इन लोगों को जब सिखाती हूँ, इनसे कोई राशि नहीं लेती हूँ, इनको फ्री में शिक्षा देती हूँ और इतना सिखा देती हूँ कि वो उससे अपनी कुछ आय का साधन बना सकें। तो जैसे भीमबेटका के चित्र हैं, तो पहले उन्हें भीमबेटका ले गए, वहाँ के चित्रों को दिखाया, फिर हमने उसको दुपट्टे, साड़ी और अम्ब्रेला होती है उस पर सब पे बनाना सिखाया। तो वो जब पावस व्याख्यान माला हुई या कहीं एग्जीबिशन का मौका मिला, तो अवसर मिलते ही हमने उनके दुपट्टों को और उनको सबको लगाया, प्रदर्शित किया। तो अवलोकन करते करते ही लोग लेने लग जाते हैं। जब लोग लेते हैं तो हम वहीं के वहीं पैसा दें, इससे अच्छा कि एक जगह रखते जाते हैं। और अच्छा लगेगा सुन के कि उनको एक सुनहरा सा गोल्ड का सामान उन राशि से दे देते हैं, जो उनको याद रहता है कि हमने ये चीज़ बनाई है, और उसकी विधा को हम जान लेते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसी को डायरेक्ट कपड़ों पे कराते हैं। इतनी अच्छी तरीके से उस विधा को कर लेते हैं। और ये जो गौण भित्ति चित्र हैं दीवारों पे बने आपको दिखाई देते होंगे, तो उन चित्रों को भी हम कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, बहुत बड़ा एक प्रदर्शनी होती है, वो सिर्फ पारंपरिक शैलियों पे ही होती है। तो आपको अच्छा लगेगा सुन के कि जो हमने बच्चों को पुरस्कार प्राप्त होते हैं, उनसे ही हम ये कैलेंडर भी निकालते हैं संवत अनुसार। और इसमें इस बालिका को
जो गौण भित्ति चित्र बनाती है उसे 1 लाख का पुरस्कार मिला। तो बहुत क्या बात है। अच्छा लगता है इन लोगों को। इसमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाली भी बालिका है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो हमारे ऐसे विद्यार्थी कला की शिक्षा पाकर ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना परचम फैला रहे हैं। बिल्कुल, तो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच रहे हैं। बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे निशक्त जन हैं जो कि बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन रेखा जी उनको कलम के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सिखाती हैं कि जीवन में भले ही कमियां हो, भले ही कठिनाइयां हो, लेकिन आप अपनी कल्पना के माध्यम से अपनी शक्ति को जागृत करके कैसे आप अग्रणी बन सकते हैं। और नारी शक्ति पर भी आप चित्रण करती हैं और आपके नाम पर, अगर जो भी आपका नाम है उस पर कैसे रेखांकन किया जा सकता है, कैसे उससे एक चित्र बनाया जा सकता है, ये एक अनूठी मिसाल। मुझे लगता है शायद आप इकलौती चित्रकार हैं जो आप ये करती हैं। और रेखा जी को इसके लिए कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है और इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे साथ सरोज दवे जी भी हैं और सरोज दवे जी जितना अच्छा लिखती हैं उतना ही अच्छा कार्य करती हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो लोग जो कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं जो कि बुरी संगत में आ जाते हैं, उनकी दिशा में भी सरोज जी कार्य कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये कि बिना किसी प्रचार प्रसार के लालच के अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपका समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है। सरोज जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लालच होता है कि मेरा नाम पेपर में आना चाहिए, मैं टीवी में दिखना चाहिए, लेकिन आप उनसे दूर होकर, चमक धमक से दूर होकर आप समाज सेवा कर रही हैं। दीदी मैंने देखा है कि छोटी छोटी जो पाउच रहते हैं गुटके के, वो बहुत ज़मीन को प्रदूषित करते हैं। थैली तो फिर भी दिख जाती है पॉलीथीन, पर वो ज़मीन में ऐसे दब जाते हैं कि जो अंकुर फूटने वाला होता है वो अंकुर नहीं फूटता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता था। तो मैं जब मेरा मकान बना बावड़िया कला में, तो आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत थी। मैंने सोचा कि इनको ये गुटखा छुड़ाना चाहिए, ऐसी मुझे प्रेरणा मिली आत्मा से, अंदर से। तो मैं नीम की पत्ती, अजवाइन और वो बाई बड़ंग जो रहती है बच्चे पेट के लिए अच्छी रहती है, जायफल, सुपारी और ये सब चीज़ कूट पीस के रखती हूँ और पुड़िया बना बना के देती हूँ। तो खुशी खुशी सब लेते हैं। अभी मेरे घर में काम चल रहा है मकान का, तो मैं एक दुकान पे गई, 4 लोगों से मैंने बात की, वो पैर पड़ने लग गए और कहने लगा आंटी जी पैसे जितने चाहिए ले लो, हमारी ये आदत छुड़ा दो। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस एक ही चीज़ दे देना मुझे कि आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दोगे तो मुझे आत्मिक शांति मिलेगी। बस मुझे प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, मुझे आत्मा में शांति मिलती है ऐसा काम करने के लिए। अभी मेरे घर के सामने एक बाई थी, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, और पिताजी भी बीमार हो गए। अब बच्चे क्या खाने का नहीं, अब रोज़ रोज़ सब दे तो कितना बुरा लगता है। मैंने उस बच्चे से कहा, दीपक नाम का था, 6ठी में पढ़ता है, मैंने कहा बेटा इधर आ। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी, उसके बाद दीपक का बताती हूँ कि मैं निराशा में मैं आशा हूँ, निराशा में मैं आशा हूँ, और रीति रिवाज घर बार ये मुझसे चलते हैं, ये मुझसे चलते हैं। हर रोज़ त्यौहार, हर रोज़ त्यौहार, यह मेरा संस्कार, इससे बेरोजगारों को मिलता है रोजगार, यही है मेरे संस्कार, बिना पूंजी के चलता है रोजगार। तो उस बच्चे से मैंने ये कहा कि मैंने बेटा मेरे घर बिलपत्र का पेड़ है, तू बिलपत्र ले जा, और पार्क में से इधर उधर से तू दुर्बा तोड़ ले और आसपास से फूल तोड़ ले। वो रोज़ डलिया भर के, मैंने डलिया दे दी थी एक बांस की, वो रोज़ लाता और मैं मंदिर में कहीं बिठाती और कॉलोनी में कह दी इस बच्चे से लेना। रोज़ वो 850 रुपये कमा के अपने मुझे बताता, मैं कि ये जाके मम्मी को दो। तो अपने यहाँ के जो छोटे रीति नीति नियम, छोटी छोटी पूजाएं हैं, ये बड़े छोटे छोटे रोजगार देती है। शायद बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और उनकी प्रतिदिन की रोजी रोटी चलती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे से कदम, ये छोटे छोटे से प्रयास न जाने कितनी ही उजड़ी हुई जिंदगियों को सार्थक बना सकते हैं, उनके जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। सरोज जी अपने छोटे छोटे प्रयासों से, क्योंकि जो रामचंद्र जी की कहानी में जब हम देखते हैं गिलहरी नन्ही गिलहरी सेतु समुद्र में रेत के कण डाल रही होती है, तब राम जी उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि महाराज मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन अपने इन नन्हे नन्हे हाथों से मैं छोटे छोटे कर डाल रही हूं, और कभी मेरा अगर नाम तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ मुझे इस बात की शांति जरूर होगी कि मैंने सेतु समुद्र में रेत के कर डाले। तो ऐसी ही शांति उन समाज सेविकाओं को होती है जो बिना किसी प्रचार प्रसार के लालच के समाज में उन्नति के लिए उन लोगों को कहीं ना कहीं आदर्श के रूप में आगे बढ़ाते हैं। और ऐसी ही 2 शख्सियत आज नारी शक्ति कार्यक्रम में मौजूद हैं। रेखा जी से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, डॉक्टर रेखा भटनागर, जो कि लगातार कई ऐसे लोगों के लिए कार्य
कर रही हैं, जो कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। और आपने जिन पर शोध प्रस्तुत किया है, वो शोध और वो पुस्तक शायद मध्य प्रदेश में इकलौती पुस्तक है जो कि आपके द्वारा लिखी गई है। पद्मश्री श्रीधर विष्णु वाकणकर जी, जो कि भित्ति चित्रों के लिए तो जाने जाते थे, आप संस्कार भारती के संस्थापक भी थे, साथ ही इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता। जितने बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आपके गुरु, उतनी ही बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी रेखा जी हैं। और रेखा जी, आपको बहुत सारे पुरस्कार तो मिले ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी नारी शक्तियों को आप सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। कुछ और हमारे दर्शकों को, हमारी नारी शक्तियों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आप सिखा रही हैं, क्योंकि हमने आपकी प्रदर्शनी भी देखी है, हर विधा में आप उनको पारंगत करती हैं और पूरी कोशिश करती है सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इनकी कला को आगे भी निखारा जाए ताकि वो और लोगों को भी शिक्षा दे सके। तो मैं ऐसा करती हूँ जी। जैसे कुछ बालिकाएं हैं, वो प्रदूषण खत्म करने के लिए आजकल साइकिल चला रही हैं जी। तो हम इस तरह की साइकिल का इवेंट भी करते हैं और ऐसे प्रोग्राम करके भी बच्चों को, बालिकाओं को, युवाओं को बढ़ाते हैं। और एक और बात थी कि जब सर सिंगापुर गए, ये हमारे गुरुजी हैं, सर सिंगापुर गए तो वहाँ से लौटे नहीं, तो एक बिटिया है उसको कह के गए थे, तुझे कला के क्षेत्र में बढ़ाऊंगा लेकिन तेरी एग्जीबिशन का उद्घाटन मैं करूंगा जी। लेकिन वो नहीं आ पाए, उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और हमारे बीच वो नहीं रहे। तो ऐसे में उस बच्ची की एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन उनकी मिसेज ने किया। तो वही बोली, मैं आती हूँ ना, सर चले गए तो कोई बात नहीं। उनमें भी इतनी अच्छी भावनाएं थी कि वो हर एक को ना प्रमोट करा करती थी। तो वो आई और उन्होंने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। और ये गुरुजी भी खड़े हैं, डॉक्टर विष्णु भटनागर जी, वो भी आए। बहुत अच्छा लगा कि भोपाल में इस तरह की एग्जीबिशन उनकी हुई। और ये सब पढ़ाते पढ़ाते इस तरह से कला का नवाचार किया। इसमें पूरा नाम लिखा है पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी। तो ऐसे चित्र, ऐसे रेखा चित्र बना के नाम के ऊपर और ये बहुत खूबसूरत, शायद ये इसको आप देखें, ये नाम पर कलाकृति है, पूरा नाम इसमें लिखा हुआ है और उस नाम को उकेरते हुए एक चित्र बनाया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ रेखा जी ही ऐसा बनाती हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि नाम को लेकर कैसे आप चित्र बना सकते हैं, ये कल्पना का एक बहुत बड़ा विविध आयाम है। और ये रेखा जी दिखा रही हैं, और साथ ही गुरु जी का चित्र। और कहीं ना कहीं जब रेखा जी अपने गुरु जी के विषय में बात करती हैं तो भाव विभोर हो जाती हैं और गला भी उनका रुंध गया है, क्योंकि ये अपने गुरु के प्रति अनन्य प्रेम होता है और वही प्रेम आज इनके शिष्यों में भी दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज ऐसी ही नारी शक्तियों को, बच्चियों को वो शिक्षित दीक्षित कर रही हैं, जो कि आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके से चित्रों के माध्यम से, कलम के माध्यम से अपना नाम रोशन कर रही हैं। और रेखा जी बहुत अच्छी कविताएं भी कहती हैं, हम वो भी सुनेंगे। रेखा जी, कुछ कविताएं भी आप सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। मैं बिल्कुल सुनाती हूँ जी। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी पुस्तक निकली, इनके बारे में सब लोग ये जानते हैं कि ये इन्होंने भीमबेटका की खोज करी है और काफ़ी देश विदेशों में शोधात्मक काम लोग कर रहे हैं इनके ऊपर, कलाकार भी कर रहे हैं और शोध करने वाले बालक बालिका, युवाएं और काफ़ी लोग कर रहे हैं। उसको विश्व धरोहर घोषित भी कर दिया। पर मैंने इस किताब में ये बताया है कि वह पहले कलाकार थे, बाद में वो आर्कियोलॉजिस्ट हुए जी। और आज हमारी गवर्नमेंट 2 लाख का अवार्ड भी दे रही है। और मैं प्रयासरत हूँ कि ये बच्चे जो इनके कला के बारे में सीख रहे हैं और मैं सिखा रही हूँ, उस पर भी इनके बारे में एक पुरस्कार दिया जाए, कोशिश बनी रहती है। इनके बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, रोम के, फ्रांस के। और देखो, एक बालिका है जिसमें बहुत छोटी सी है, जो सर एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने आए थे, तो वो इससे कह गए थे क्या हम तेरे एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे, पर वो लौटे नहीं। तो उनको ये चित्र प्रदर्शनी लगाती है और वाकणकर जी को समर्पित करती है।
तो बिल्कुल अपने गुरु को समर्पित उनका जीवन है। और ऐसे ही जो रेखा जी के शिष्य हैं और पद्मश्री वाकंकर जी के जो शिष्य हैं, लगातार उनके उसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और रेखा जी की कविता का हम इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले चलिए मैं सरोज जी का भी रुख कर लेती हूँ। और सरोज जी अब क्या कुछ कविता हमें सुनाने वाली है, नारी विवश से बात करती हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि मालवी जो हमारी लोक संस्कृति और एक मिठास के लिए जानी जाती है, सरोज दवे जी मालवी में भी कविताएं करती हैं। और संझा, और जैसे हमारे पारंपरिक लोकगीत होते हैं, लोक परंपराएं होती हैं, उनको भी गीतों और कविताओं के माध्यम से सहेजती हैं। तो सरोज जी, क्या कविता और कौन सा गीत आप हमें सुनाने वाली हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं सांझा के बारे में बता दूं। संझा मालवी की लोक परंपरा है और लोक संस्कृति है, और इसका वैज्ञानिक अर्थ भी है। इसका ये है कि बरसात के बाद कीटाणु जीवाणु उत्पन्न होते हैं, धरती में गर्मी पड़ती है तो घर के बाहर दीवार पर गोबर से, गाय के गोबर से लीपा जाता है। वो सुंदर सुंदर 15 दिन तक संजाबाई मांडी जाती है, और उनको हल्दी कुंकू और आटे से और फूलों से लाके सजाया जाता है। और ये शरीफे के पत्ते से आसपास जो कीला कोट बनता है उसको सजाते हैं, और फिर गीत गाते हैं। तो गीत गाते हैं तो बचपन से थोड़ी सी कौमारी किशोर अवस्था में आने के पहले ही ये सारी रीति नीति होती है। तो छोटे छोटे गीतों के माध्यम से बच्चों को वह शिक्षा दी जाती है। सरोज जी, सुनना चाहेंगे वो संझा गीत भी आपसे? मैं गीत सुना रही हूँ। नन्ननी गाड़ी रड़कती जाए, नन्ननी गाड़ी रड़कती जाए, जिसमें बैठी संजाबाई, जिसमें बैठी संजाबाई, घाघरो घमकाती जाए, घाघरो घमकाती जाए, चुड़ैलो चमकाती जाए, नन्ननी गाड़ी रड़कती जाए, नन्ननी गाड़ी रड़कती जाए। इसमें एक उद्देश्य छपा है दीदी इस गीत में। इसमें गीत है कि इसमें एक मतलब मनोविज्ञान भी है और उद्देश्य भी है कि हमारी 2 पहियों की गाड़ी है, कर्म भूमि है। ये संसार कर्म भूमि है, और इसमें सुख और दुख दोनों पहिए लगे हुए हैं। लेकिन हमें, क्योंकि इसके बाद वो सांसारिक जीवन में प्रवेश करेगी, शादी होगी, तो बच्चियों को इसके लिए भाव ये ला देते हैं कि दुख और सुख दोनों हैं, लेकिन हमें अपने कर्म करते चले जाना है, मुस्कुराते हुए जाना है, और अच्छे से हंसी खुशी से रहना है। ऐसा नहीं कि दुख है तो दुखी को लेके बैठ जाओ, उसमें भी सुख की अनुभूति करो। इस गीत के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है। आपका गीत वो प्रेरणा देता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं, और सांझा के पीछे और हमारे तमाम जो लोक परंपराएं हैं, उनके पीछे एक उद्देश्य है। और आज की युवा पीढ़ी को बताने का सबसे सशक्त माध्यम यही है, गीत, कविताएं और हमारी परंपराएं। तो अब मैं रेखा जी आपकी कविता का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत संक्षिप्त में आप जो कविता कहती हैं वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। एक जो कविता बोलती हूँ वो तो मैं आखिर में बोलूँगी जब आपका यहाँ समापन होगा। और एक छोटी सी कविता जब मैं बचपन में बोला करती थी वो मुझे याद है, और उसको मेरी बिटिया भी बोला करती है। और आजकल जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं उन्हें भी शिक्षा देती हूँ साहित्य की, तो उन्हें बोलती हूँ कि जो रोज़ में काम आता है उन्हीं पे कविता रची जाती है। तो आपको सुनाती हूँ। मैं भारत की सबल बालिका, मैं भारत की सबल शक्ति, नारी शक्ति, आगे बढ़ती जाऊंगी, अनपढ़ बहनों को साक्षर कर उन्नत देश बनाऊंगी, अनपढ़ बहनों को साक्षर कर उन्नत देश बनाऊंगी, अपने कामकाज में माँ का हाथ बटाऊंगी, अपने कामकाज से माँ का हाथ बटाऊंगी, अनपढ़ बहनों को साक्षर कर उन्नत देश बनाऊंगी, तभी मैं भारतवर्ष की नारी शक्ति कहलाऊंगी, तभी मैं चित्रगुप्त वंशज की नारी शक्ति कहलाऊंगी, नारी शक्ति कहलाऊंगी। मैं भारत की सबल नारी हूँ, आगे बढ़ती जाऊंगी। तो बिल्कुल, मैं भारत की सबल नारी हूँ, आगे बढ़ती जाऊंगी। और रेखा जी के ये शब्द जो हैं कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देते हैं, और ऐसे ही नहीं कोई नारी शक्ति बन जाती है। उसके लिए आपको कार्य भी वैसे ही करने हैं जो समाज में अनुकरणीय हो, जिनसे लोग प्रेरणा ले सकें। और ऐसे ही प्रेरणादायी कार्य हमारी नारी शक्तियाँ करती हैं। और हमारे बीच डॉक्टर रेखा भटनागर हैं, साथ ही सरोज दवे जी हैं। और कहीं ना कहीं जो साहित्य की दिशा में, सृजन की दिशा में, रेखांकन की दिशा में आप कार्य कर रही हैं, और ये कार्य सिर्फ आपका अपना नहीं
नहीं है, बल्कि जब आप कार्य समाज के लिए करते हैं तो वो समाज का हो जाता है और आप समाज सेविका कहलाते हैं। तो समाज सेविका बनने के लिए एक दिल में जज्बा होना चाहिए और वही जज्बा हमारी नारी शक्तियों में नजर आ रहा है। तो हमारे बीच आज ऐसी ही विभूतियां रही और जिनका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, डॉक्टर रेखा भटनागर जी और साथ ही सरोज दवे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है कि हमारे बीच उपस्थित तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें इस कार्यक्रम से प्रेरणा भी प्राप्त हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि निशक्त जनों का कहीं ना कहीं भला हो सके तो आप रेखा जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में हम अगली बार फिर एक ऐसी ही विभूति को लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणादायी होंगे। रेखा जी की कविता रह गई है, रेखा जी मुझे बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाएं। बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाऊंगी, क्योंकि मैं जो नारी शक्ति पे काम कर रही हूँ, लोगों का यही कहना है आप नारी शक्ति पे काम कर रही हैं, नारी चित्रण बिल्कुल सुधरत तरीके से बना लेती हैं, चाहे सीधे हाथ का हो, चाहे उल्टे हाथ का हो, चाहे सामने का हो। ये लहरें तो हैं बहने को बह जाएंगी, कई अनकही कहानियाँ कह जाएंगी, जो दूरदर्शन में आज हमारा रिकॉर्डिंग किया है और सबको देखने को मिलेगा। इस माध्यम से भले ही यहाँ का समापन हो जाए, स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, रंग घुल जाए रेखाएं रह जाएंगी, रंग घुल जाए रेखाएं रह जाएंगी। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर रेखा भटनागर और रंग घुल जाएं स्मृतियां शेष रह जाएंगी और आशु कविताएं आप कहती हैं और जिस जगह मौजूद होती हैं उसी भाषा में आप कविताओं को गढ़ देती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार डॉक्टर रेखा भटनागर जी आपका, और साथ ही सरोज दवे जी आपका भी बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि हमारे ये है नारी शक्ति कार्यक्रम से आप सभी को प्रेरणा हासिल हुई होगी। अगले क्रम में हम और ही ऐसी नारी विभूतियों से आपको परिचय कराएंगे, रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।